तो ऐसा सच बस यही दिखाऊंगा आपको कि भाई न्यूजीलैंड के गांव कैसे होते हैं, कैसे घर होते हैं वहाँ पे, और कैसे लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। क्या मस्त लगती है यार, काश इंडिया में होती मेरे पास ऐसी, पर है बहुत महंगी, 1.5 करोड़ की भाई साहब यहाँ पे। इस वाले रूट को ना भाई गेटवे टू पैराडाइज भी बोलते हैं। तो भाई छोटे छोटे गांव में भी देखना चीज़ें कितनी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और तारे भी देख रहे हो भाई कितनी परफेक्ट तरीके से स्ट्रेट स्ट्रेट गई हुई है, मतलब कहीं पे आपको उलझा हुआ दिखेगा ही नहीं दूर दूर तक। वो देखो मतलब भाई पत्ते भी जो झड़े हैं ना वो भी लाइन से सेट कर रखे हैं ताकि रोड पे फैले हुए ना दिखे। वो भाई सब देखो ना कितनी सुंदर लाइब्रेरी है छोटी सी, यहाँ पे आके गांव के लोग अपना बुक्स वुक्स पढ़ सकते हैं। और इसी के बाहर है पेट्रोल पंप यहाँ का, मतलब गांव में छोटा सा पेट्रोल पंप है, 30 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको चलानी पड़ती है। देखो फॉलो भी कर रहे हैं लोग भाई सब, चाहे टूरिस्ट हो चाहे लोकल हो, 30 से ऊपर जा नहीं रहे बिल्कुल। आज भी भाई पूरे बादल ही बादल है, देखना उधर की तरफ भी। चलो सिटी तो ढंग से दिख रही है, लेकिन यहाँ तो देखो कुछ दिख ही नहीं रहा बादलों की वजह से। खैर कोई नहीं, हमारा तो अभी फ़िलहाल चेकआउट टाइम हो चुका है, तो डिस्कनेक्ट करते हैं अपना पावर केबल। ये बारिश आई थी, पानी गिरा हुआ है यार, करंट वरंट तो नहीं आता शायद इसमें से। नहीं, ये निकल गया भाई, यहाँ से और खींच लेते हैं। पूरी फोग हुई पड़ी है, ज़रा डीफोगर चला देते हैं एक बार, ये सारा ओस हटे, उसके बाद निकालते हैं। गाड़ी खाली करने जाना है, डंप स्टेशन है इसी कैंप साइड में, पहले वहाँ पर अपना ग्रे वाटर, टॉयलेट सीट वाला कैसेट और फ्रेश वाटर भी भर लेंगे इसमें, प्लस 1-2 बर्तन है वहीं पे, किचन है इनकी, तो किचन पे धुल भी जाएंगे बर्तन। फिर निकलेंगे आगे की जर्नी के लिए। कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले आज अभी सब बताऊँगा। फिलहाल अभी के लिए पहले ये करके ना चेकआउट कर लिया जाए यहाँ से, क्योंकि 10 बजे चेकआउट था और 10:06 हो चुके हैं। कोई नहीं, निकल ही रहे अब तो। मिल गया भाई डंप स्टेशन, वो रहा सामने। अभी ये गाड़ी हटेगी तो फिर हमारी यहाँ पे जाके लगेगी और खाली होगा इसका सब कुछ माल मसाला। भाई देखना बिल्कुल कब्रिस्तान है यहाँ पर, और इधर है डंप स्टेशन। पता नहीं कैसा अजीब सा है, मैंने पहली बार देखा किसी पेड़ कैंप साइड में बिल्कुल बाहर जाके। शायद ये गवर्नमेंट का डंप स्टेशन है, इनका खुद का नहीं है। गलत बात है यार, इतने आप मतलब $80 चार्ज कर रहे हो पर नाइट, कम से कम अंदर डंप स्टेशन तो टॉयलेट भी इतनी दूर दूर, मतलब गाड़ियाँ ठूसम ठूस भर रखी है, वॉशरूम इतनी दूर दूर एक ही बना रखे है, तो थोड़ा सा मुझे ये बेकार लगा सिस्टम यहाँ का। बाकी ठीक है, चलो आज तो जा ही रहे हैं। चलो भाई सारा कुछ कर दिया है, फ्रेश वाटर भर लिया, डंप कर दिया, ग्रे वाटर भी और ब्लैक वाटर भी। अभी फिलहाल थोड़ी सी ना क्लिप्स वगैरह ट्रांसफर की जा रही है लैपटॉप में, क्योंकि कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा यहाँ पे जो वो गोंडोला राइड चलती है ना, या केबल कार चलती है, उसके अंदर भाई इंटरनेट 700 Mbps की अपलोड स्पीड आ रही थी। और यहाँ पता है कैंप ग्राउंड में कितनी, 7, वो भी बहुत मुश्किल से 7 Mbps। तो यहाँ तो भाई मेरे 20-20, 25-25 GB के व्लॉग अपलोड होने नहीं वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि 20-25 मिनट के लिए ना वहाँ गंडोला राइड का जो मेन रिसेप्शन एरिया वहाँ बैठ जाते हैं चुपके से जाके, और अपना लैपटॉप से अपलोड कर देते हैं आने वाले 2-3 दिन की वीडियो। क्योंकि भाई ऐसे मोटर होम ट्रिप में ना इंटरनेट की बहुत दिक्कत हो रही है, मोबाइल डेटा इतना होता नहीं है कि 20-20 GB के व्लॉग हर ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड कर सकूँ, तो इसी तरह के फ्री वाईफाई का जुगाड़ करना पड़ता है भाई। और यहाँ तो 700 Mbps मिल रही है, तो खतरनाक स्पीड है, 10-12 मिनट में सब कुछ हो जाएगा अपना। तो इसलिए एक ही लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि अंदर ले जाके लैपटॉप खोल के टक 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 करके सब कुछ अपलोड कर दे। बाकी वो पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो, तो कह देंगे वेट कर रहे हैं, क्या हो सकता है। और तो भाई लगभग 40 मिनट अंदर बैठ के सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दी, मतलब हम वापस इंडिया जा रहे हैं तब तक की वीडियोस अपलोड हो गई है, तो वाईफाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं यहाँ से भाई घूमने। देखो अभी हमें जो जाना है वो है ये जगह ग्लेनोर्ची करके। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल न्यूजीलैंड के सबसे सुंदर शहर क्वींसटाउन में, एंड आप देख रहे हो हमारी न्यूजीलैंड मोटर होम रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें भाई मैं ये चलता फिरता मर्सिडीज का घर लेके निकला हुआ हूँ 14 दिन की रोड ट्रिप पे। नॉर्थ आइलैंड कवर किया, साउथ आइलैंड में ड्राइव कर कुरा के क्वींसटाउन पहुँच गए। कल मैंने आपको क्वींसटाउन दिखाया, काफ़ी सुंदर शहर है, पूरा सिटी सेंटर वगैरह का अच्छे से टूर किया वहाँ पे। और आज हम जाने वाले हैं भाई आसपास के ऐसे 2 गांव में, मतलब आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में कि न्यूजीलैंड के गांव कैसे होते हैं, जिसमें से फर्स्ट गांव वो था जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया, ग्लेनोर्चे करके, और सेकंड का नाम है एरो टाउन। तो ग्लेनोर्चे यहाँ से लगभग 46 किलोमीटर दूर है, 50 मिनट लगेंगे। और सामने देखो भाई रास्ता कितना ज़्यादा सुंदर है, ये है लेक वाकाटीपू, कल मैंने आपको दिखाई थी। तो इसी के किनारे किनारे चलते जाना है और उस वाले विलेज में हम पहुंच जाएंगे। दोनों भाई बहुत ही छोटे टाउन है या गांव है, आप एक तरह से कह सकते हो। तो ऐसा सच बस यही दिखाऊंगा आपको कि भाई न्यूजीलैंड के गाँव कैसे होते हैं, कैसे घर होते हैं वहाँ पे, और कैसे लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स गो, चलते हैं। भाई
ये जो क्वींस टाउन से इस वाले विलेज तक की रोड है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा सीनिक ड्राइव बोलते हैं। बट सीनिक तो है खैर लेकिन मौसम की वजह से थोड़ा सा माहौल ख़राब हो गया है। ये देखो चारों तरफ बारिश ही बारिश भाई, बादल ही बादल। तो अभी एक ये स्पॉट दिखा भाई, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगाते हैं ज़रा थोड़ा सा। वो देखो नीचे की तरफ ना फ्री स्पॉट है ये, और यहाँ से विलेज 8 मिनट की दूरी रह गई है। तो ऐसे ही बारिश में अभी घूम तो पाएंगे नहीं, टाइम है अपने पास। ज़रा यहाँ पे रुक के कॉफ़ी बना ली जाए। मेरे टॉन्सिल्स वापस से एक्टिवेट हो गए हैं, तो कुछ गर्म पियेंगे तो बढ़िया होएगा भाई। कैंपिंग तो अलाउड नहीं है, मतलब रात को यहाँ पे रुकना, लेकिन अभी दिन के टाइम पे हम गाड़ी लगा सकते हैं। और फायर बैन ये वो वाली फायर है कि बाहर आप आउटडोर फायर नहीं लगा सकते, गाड़ी के अंदर तो चला ही सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना भाई यहीं से छोटी सी है स्ट्रीम भी बह रही है पानी की, और ये तो बड़ी लेक है ही वाकाटीपो जो मैंने बताया ना। चलो सिलेंडर ऑन करा जाए ज़रा। आ रही है यार बारिश, तो हमें तो खैर अंदर बैठ के ही बनानी है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये लोग भी रुके पड़े हैं। देखो भाई यहाँ पे इसका सिलेंडर आपको कई बार दिखाया मैंने, तो ओपन कर देते हैं, बस ये घुमाना होता है ऊपर से, हो गया। चलो वही है भाई, अगर क्लियर वेदर हो ना, बादल बादल ना हो, तो बहुत ही सुंदर दिखे ये सारा नज़ारा लेक का, पहाड़ों का। ये देखो ये पानी कैसे बह रहा है ना, है तो सुंदर। थोड़ा पास जाके आपको दिखा देता हूँ एक बार फटाफट, फिर उसके बाद बनाएंगे कॉफ़ी। ये देखो कुछ इस तरह का है पूरा ये लेक वाकाटीपो की नॉर्थ वाली साइड है, और इसी के पास में वो विलेज है। तो ना कितनी बड़ी लेक है भाई, लग रहा है समुंदर ही हो, कहीं से लेक लग रही है आपको ये। लेट्स गो भाई, अपने गले को थोड़ी सी राहत दी जाए कॉफ़ी बना के, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मेरी तो आज। चलो तो भाई कॉफ़ी अच्छे से फेंट रही है, उसके बाद बनाएंगे, और हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे, तब तक शायद से बारिश भी रुक जाएगी, फिर बढ़िया से अपना विलेज का टूर दूंगा आपको। ये है भाई अपनी कॉफ़ी, और ये है यहाँ से कुछ नज़ारे। ओए होए होए, बारिश रुकी गई, चलो ऑलमोस्ट, जल्दी जल्दी पी के निकलते हैं। और बादल देखना कितनी नीचे आ जाते हैं, लिटरली जैसा लग रहा है सामने ही हो हमारे। ये देखो एक्चुअल में हम काफ़ी हाइट पे भी है ना, ये पूरा पहाड़ी इलाका है क्वींस टाउन का, और सोचो पहाड़ पे इतनी बड़ी लेक बनी हुई है। बाकी एक फैमिली रुकी हुई है यहाँ पे, मज़े कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और हम भी आराम से नज़ारे लेते हुए कॉफ़ी पी रहे हैं। चलो भाई 20-25 मिनट टाइम स्पेंड कर लिया यहाँ पे बढ़िया से। अब ज़रा सिलेंडर बंद कर दूँ, क्योंकि चलती गाड़ी में ना सिलेंडर बंद रखना पड़ता है, ऐसा उन्होंने बताया था जिनसे हमने मोटर होम ली थी। वही गैस वैस लीक ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल है एक तरह से। बाकी नज़ारा देख लो भाई, लास्ट बार निकलते हैं यहाँ से। इस तरह से है लेक, और ये खड़ी है अपनी गाड़ी, क्या मस्त लगती है यार। काश इंडिया में होती मेरे पास ऐसी, पर है बहुत महंगी, 1.5 करोड़ की भाई साहब। यहाँ पे मर्सिडीज़ की स्प्रिंटर पे बेच गए, पर एक नंबर गाड़ी है भाई। इसका बाथरूम बस थोड़ा सा बड़ा होता ना, परफेक्ट गाड़ी है भाई रहने के लिए। मैं तो 5-6 महीने भी बिता सकता हूँ इसके अंदर, और अपना घूमते फिरते भी रहो पूरा इंडिया। देखेंगे भाई, अभी एक ज़रा अपनी बड़ी इंटरनेशनल रोड ट्रिप जो रहती है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद बनाऊँगा कुछ प्लान ऐसा बनाने का इंडिया में, और कुछ पूरा इंडिया की रोड ट्रिप करेंगे। बताओ कैसा आइडिया कमेंट्स में, है ना। चलो भाई चलो निकला जाए, लेट्स गो। 8-9 मिनट की ड्राइव बची है, पूरी करते हैं निकल के यहाँ से। इस वाले रूट को ना भाई गेटवे टू पैराडाइज भी बोलते हैं। पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, तो वो मैं दिखाना, मतलब एक तरह से दिखा नहीं पाया, अचानक से निकल गया। पर भाई एक्चुअल में बहुत सुंदर है, और सही किया हमने वहाँ पे थोड़ी देर रुक गए कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि भाई बारिश भी रुक चुकी है और बादल भी हट चुके हैं। अब थोड़े नज़ारे बढ़िया दिख रहे हैं, वरना इतनी देर से भाई जो कहते हैं इतना सीनिक व्यू है, वो हमें तो सीनिक लग ही नहीं रहा था बारिश की वजह से। अब बढ़िया है लेकिन। तो ये ऐसी रोड है देख लो भाई, और लेफ्ट साइड में अपना लेक वाकाटीपू चल रही है पूरी। काफी बड़ी लेक है, मैंने बताया था ना 3rd लार्जेस्ट है ये न्यूजीलैंड की। और ये लेक भी ग्लेशियर के पिघलने से बनी थी, और वो भी आइस एज के जमाने में भाई, 15-20 हजार साल पहले। सोचो कितना पुराना है। ये आ गया भाई बोर्ड लगा हुआ, वेलकम टू ग्लेनोर्चे। पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, मेरे को तो यही लग रही है भाई। तो यहाँ से अभी मैंने पार्किंग लगा रखी है, एक बिल्कुल लेक के पास ही पार्किंग है वो, अराउंड 1.4 किलोमीटर। और ये गांव है पूरा भाई, अब यहाँ से शुरू हो गया। बहुत छोटे छोटे घर है और बहुत कम पॉपुलेशन है। अभी पूरा डिटेल में बात करेंगे इस गांव के बारे में। फिलहाल के लिए सबसे पहले पार्किंग करी जाए। और यहाँ देखो 40 की स्पीड लिमिट हो गई है, पहले 100 की थी।
तो ये जैसी कोई शहर या गांव शुरू होता है ना, स्पीड लिमिट के बोर्ड आ जाते हैं भाई कि इतने के अंदर ही रखना चाहिए, तो उतने में ही रख रहे हैं भाई। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार ये तो, मतलब लिटरली ये लोग भाई रहते हैं जन्नत में। ऐसी मैं जब कश्मीर गया था पहलगाम साइड में, वहाँ फील होता है भाई कि वहाँ के लोग जो है वो असली नेचर के मज़े ले रहे हैं। हम भाई शहर दिल्ली गुड़गांव में तो क्या ही है, पोल्यूशन ही ले रहे हैं खाली। देखना कितने सुंदर सुंदर घर है, छोटे छोटे मज़ेदार से। बिल्ली मौसी भी रास्ता काट गया हमारा। हाँ यार बहुत ही सुंदर टाउन है ये तो, छोटा सा प्यारा सा कलरफुल से घर है। अभी उतर के आपको दिखाता हूँ। टूरिस्ट हालांकि है तो सही गाड़ियों में, पर लोग दिख नहीं रहे मुझे, गाड़ी यही खड़ी दिख रही है खाली। एक फ्यूल स्टेशन भी है यहाँ पे छोटा सा। ये सब अभी पैदल कवर करेंगे भाई, 20-25 मिनट में पूरा गाँव नाप देंगे पैदल पैदल। इसलिए गाड़ी एक जगह लगा के तसल्ली से पैदल घूम के ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि चलती गाड़ी में भाई इतना ढंग से हर एंगल में दिखा नहीं पाता। ये है शायद से राइट साइड में पार्किंग, तो यहीं लगाते। और ये फ्री पार्किंग है, सबसे बढ़िया बात, कोई पैसे नहीं भरने। प्लस कैंपर वैन की भी है, हालांकि कैंपिंग अलाउड नहीं है रात को, बोर्ड लगा हुआ है। $800 का फाइन है भाई, सीधा 50,000 रुपये का अगर रात में आपने कैंपिंग कर लिया तो। कैंपिंग वैसे अलाउड नहीं है, बट हाँ मोटर होम दिन में आप फ्री फंड में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। डस्टबिन वगैरह भी है, वॉशरूम भी आसपास कहीं ना कहीं तो होगा ही मेरे हिसाब से। तो भाई ऐसा कोई मार्किंग तो नहीं हो रखी यहाँ पे कैंपर वैन को लेके कि कहाँ पे कैंपर वैन लगानी है। तो ये जूसी वाले खड़े हैं, यहीं कहीं लगा देते हैं अपना ढंग से। चलो जी, उधर सामने गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ थोड़ा अपना लंबा व्हीकल हो जाएगा। ये है भाई यहाँ की फ्री पार्किंग, देखो लोगों ने लगा रखी है और हमने भी यहीं पे लगा दी, अपनी गाड़ी लॉक कर दी है। होपफुली जब तक आए कोई चोरी वोरी ना हो रखी हो। चोरियाँ बहुत होने लग गई न्यूजीलैंड में, वैसे नॉर्थ आइलैंड में बहुत होती है, साउथ आइलैंड में काफ़ी कम चांसेस होते हैं चोरी होने के। क्योंकि ऐसा कहते हैं लोग कि नॉर्थ आइलैंड में भी ना जो माउरी लोग हैं ज़्यादातर वही चोरियाँ करते हैं, और साउथ में ज़्यादा माउरी लोग रहते ही नहीं है, सारे के सारे गोरे रहते हैं। अब बाकी होने को कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, मैं तो जो स्टैट्स है वो आपको बता रहा हूँ बस। ये देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है नो कैंपिंग भैया, ना टेंट लगा सकते हो ना रात को कैरावैन खड़ी कर सकते हो। अगर पकड़े गए तो सीधा $800 का फ़ाइन है। हालांकि है इतनी बड़ी पार्किंग। तो इस गांव के आसपास मेरे को लग रहा है कोई कैंपिंग साइट है भी नहीं, पेड भी नहीं है शायद से, फ्री भी नहीं है। आपको जाना पड़ेगा तो वो क्वींस टाउन के उधर ही जाना पड़ेगा। तो एक रोड भाई इधर की तरफ निकल रही है गाँव में, हाँ वहाँ जाना है पहले हमें। वो शेड दिख रहा है आपको लाल कलर का भाई, काफ़ी फेमस है वो, तो वहाँ चलते हैं सबसे पहले। और भाई ये जो विलेज है ना और आसपास की कुछ थोड़ी बहुत लोकेशंस हैं, ये एक्चुअल में ना काफ़ी फिल्मों में यूज़ की गई है। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो गया और हॉबिट करके एक मूवी है, तो मैंने तो दोनों ही नहीं देखी भाई, बट ऐसा कहते हैं कि उस मूवी में कई सारे सीक्वेंसेस, कई सारे शॉट्स इन्हीं विलेजेस के आसपास के एरिया में लिए गए हैं। अब वो लोकेशन एग्जैक्टली है कहाँ कहाँ पे ये मुझे नहीं पता भाई, बट अगर आप में से कोई है शौकीन उन मूवीज़ का तो यहाँ पे आके आप ढूंढ सकते हो, गूगल आपको बता देगा कहाँ कहाँ जा सकते हो। बाकी पर्टिकुलरली इस वाले विलेज की बात करें तो भाई सिर्फ और सिर्फ 4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब इतना छोटा है भाई विलेज ये। और पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड भाई 400 से 500 लोग रहते हैं पूरे गाँव में। ये थोड़े बहुत घर आपको इधर दिख रहे होंगे ना, बट अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं यहाँ। ये है इस विलेज का वाटर फ्रंट, और यहाँ भी लिखा है फ्रीडम कैंपिंग प्रोहिबिटेड है भाई। और ये रहा वो शेड जिसके आगे ग्लेनोर्चे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लोग आके फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, तो हम भी खिंचवाते हैं चल के भाई। हैं इतनी दूर आए हो तो फ़ोटो तो लेंगे ही ना। और ये है जगह का नाम ग्लेनोर्चे वाटर फ्रंट रिज़र्व। इधर भी खड़ी है काफ़ी सारी कैरावैन्स वगैरह, यहाँ भी लगा सकते थे हम, बट हमने पार्क करी है वो सामने, तो ज़्यादा दूर नहीं है भाई। इस तरह का पार्क टाइप का बना हुआ है एक, और मस्त मस्त नज़ारे। बादलों ने काम ख़राब कर रखा है, वरना तो भाई इतने क्रेज़ी नज़ारे दिखे क्या बताऊँ आपको। देखो ये है भाई यहाँ का फेमस बोट शेड, इस तरह का बस लाल कलर का शेड है, अंदर कुछ नहीं है भाई। ये देखो खाली पड़ा है, बस इंस्टाग्राम पे भाई कुछ चीज़ें फेमस हो जाती है ना, तो उसी वजह से लोग आना शुरू कर देते हैं। और खाली अपने देश से नहीं भाई, दुनिया भर से आना शुरू कर देते हैं लोग लिटरली। देखो चाइनीज़, जैपनीज़, कोरियन, बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे सिर्फ किस लिए, ये शेड देखने के लिए यहाँ, और इसके आगे कैमरा लगा के फ़ोटो खिंचवाने के लिए भाई। वो ये नज़ारे तो अच्छे हैं खैर बैकग्राउंड के, नो डाउट, बट भाई इस शेड में है ही क्या देखना लाल कलर का एक वही तो है झोपड़ा सा। फ़ोटो तो ले ली भाई, अंदर भी जा सकते हैं, मुझे लगा कुछ है नहीं, बट ऐसे देखो बेंच लगा हुआ है एक बैठने के लिए। द वॉफ शेड लिखा हुआ है भाई, 1999 में बना था, उसके बाद इसको रेनोवेट वगैरह किया गया होगा। इधर भी देखो टूरिज़्म वगैरह बढ़ने लग गई। ब्रीफ हिस्ट्री है ये भाई, हेड ऑफ़ द लेक थोड़ा बहुत लिखा है, लेक स्टीमर्स। इधर भी देखोगे एक यहाँ पे भाई बेंच और एक टेबल लगा रखा है, मतलब अंदर बैठ के कौन खाना खाएगा। ऊपर देखना वुडन स्ट्रक्चर है भाई पूरा इंटरनली। चलो बाहर चलते हैं यहाँ से,
इतना ही था यहाँ। इसी शेड के पीछे भाई एक ये थोड़ा सा वॉकवे टाइप का बना हुआ है पानी की तरफ, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा खतरा भी है भाई, सरफेस स्लिपरी हो सकता है, गाड़ी मत लेकर आओ यहाँ पे, फिसल के सीधा पानी में ही जाओगे। ये क्या लगा रखा है भाई, बम्बू सा देखना, बाकी नज़ारे देख लो। वही मैं कह रहा हूँ, बादल ना होते तो क्या खूबसूरत दिखता। वहाँ पे पर लोग ले आए हैं गाड़ी, देखो बिल्कुल पानी तक ना, वो मस्त है, हाईलैक्स है शायद से। और इधर देखना भाई पेड़ कैसे अजीब से थोड़े से, और आधे पेड़ भाई ये देखो पानी के अंदर उगे पड़े हैं, ये रे छोटे छोटे से। ये देखो वहाँ पे भी है 4-5 लाइन से पानी के अंदर पूरा। तो ये लेक का पानी है, ये भी लेक वाका टीपू ही है भाई, काफ़ी बड़ी लेक है, देख लो 40-45 किलोमीटर पहले क्वींस टाउन में भी था एक इसका किनारा, और यहाँ पे भी है भाई इस विलेज के पास। तो मैंने कल आपको लेंथ बताई थी, 80 किलोमीटर की शायद लेंथ है इस पूरी विलेज इसकी, सॉरी लेक की, बहुत बड़ी लेक है। नीचे वुडन सरफेस है पूरा, और उसके ऊपर मेटल की जाली लगा रखी है, बट ये जाली की वजह से भाई पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहा है, पर मजबूती देने के लिए लगाई होगी ऑब्वियसली, लकड़ी तो हो सकता है टूट जाए, है ना। बाकी ये पकड़ने वाले भी देखो लकड़ी गई है इस तरह के। चलो भाई वहाँ तक चलते हैं, बिल्कुल एंड तक। यहाँ पे यही है भाई, पूरे न्यूजीलैंड में यही है, घूमने फिरने की जगह ऐसा सच कुछ नहीं है कि मोन्यूमेंट देख रहे हो या किले विले देख रहे हो, समझ रहे हो, नेचर है पूरे न्यूजीलैंड में। अपना गाड़ी उठाओ, लेक के किनारे रुको, हमारी तरह कॉफ़ी बनाओ, मैगी बनाओ, खाना बनाओ, अपना खाओ और इन्जॉय करो। नेचर के मज़े लेने हैं तो न्यूजीलैंड है आपके लिए, शहरों के मज़े लेने हैं तो आप यूरोप जा सकते हो भाई, यूरोप में एक से एक शहर मिलेंगे, एफिल टावर जैसे मोन्यूमेंट्स चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं है। यहाँ सिर्फ प्योर नेचर है, शांति है, ज़्यादा लोग नहीं है। पूरे पॉपुलेशन ही न्यूजीलैंड की भाई 50 लाख की है, सोचो, उसमें से 60-70% तो नॉर्थ आइलैंड में रहते हैं, सोचो साउथ में तो कितने 10-12 लाख लोग भी नहीं रह रहे। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आइलैंड है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी कम है जिसकी वजह से खाली खाली फील होगा आपको। तो मज़ा आता है भाई यहाँ पे मतलब ट्रैवल करने का ना। इधर देखना पानी भाई लेक का, वही ग्रीन ग्रीन वाला टिंट आ रहा है थोड़ा सा, है ना। और ये सामने भाई विलेज का पूरा नज़ारा है, काफ़ी सारे पेड़ हैं, और ये क्या प्लेटफॉर्म बना रखा है भाई बीच में, यहाँ पे कौन चढ़ता होगा भाई। बाकी इन पहाड़ों की बात कर रहा था मैं भाई, पूरा बादलों ने ढक दिया इनको, वरना मस्त आपको ये पहाड़ भी दिखाई देते हैं। ये देखो पेड़ वेड़ तो बहुत सारे हैं भाई यहाँ, और वो कुछ बना हुआ है ऊपर, देखो वहाँ पे क्या चीज़ है, दिख नहीं रहा ढंग से, ब्लर हो रहा है बहुत ज़्यादा, पर कुछ तो है भाई, देखना ऐसे नज़ारे हैं मस्त। और यहाँ भी एक बेंच लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, बैठ के आप आराम से खा सकते हो मज़े से। चलो भाई यहाँ भी मस्त मस्त फ़ोटोज़ ले ली है, रील्स भी बना ली है, मतलब वो मैं नाचने गाने वाली रील तो नहीं बनाता, वॉइस ओवर वाली बनाता हूँ, तो आप वो इंस्टाग्राम पे या मेरे इसी चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। भाई 2 लोगों के आने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और मतलब थर्ड पर्सन व्यू में वीडियो बन जाती है, वरना मैं अकेला आया होता तो मैं जनरली हर जगह किसी भी जगह पे फ़ोटो लेता ही नहीं, क्योंकि कोई किसी को भाई क्या बोलूँ रोक के कि फ़ोटो लो, और किसी को बोलता भी हूँ ना तो भाई वो मन से तो ऑब्वियसली लेंगे नहीं, 2-3 फ़ोटो ले लेते टेढ़ी मेढ़ी सी, जो मेरे को डालने का मन नहीं करता। तो इसलिए आपने देखा होगा इंस्टा पे मैं फ़ोटोज़ डालता ही नहीं था, बट अब से मैंने डालना शुरू कर दिया जब से अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करता हूँ। एक एक्स्ट्रा बंदा हो तो अच्छे से शॉट हो जाते हैं। शेड के पास देखना भाई कितनी भीड़ लग चुकी है, लिटरली लोग एक तरह से वेट कर रहे हैं लाइन लगा के कि उनका नंबर आएगा और फ़ोटो लेंगे। ये देखो, बताओ इतना ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पे। तो भाई छोटे छोटे गांव में भी देखना चीज़ें कितनी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ये बिजली का खंभा है, हालांकि नीचे का पार्ट लकड़ी का है, बट देख रहे हो इसको भाई, जो भी है सपोर्ट देने के लिए या जिस भी रीज़न की वजह से प्रॉपर भाई प्रॉपर तरीके से गार्ड रखे कि हवा हुआ चले, तूफान आए तो ये पिलर गिरे ना। और तारे भी देख रहे हो भाई कितनी परफेक्ट तरीके से स्ट्रेट गई हुई है, मतलब कहीं पे आपको उलझा हुआ दिखेगा ही नहीं दूर दूर तक, वो देखो। और ये तो गांव है भाई, छोटे छोटे बड़े शहर भी नहीं है, यहाँ पे भी बताओ इतने परफेक्टली करा हुआ है ऑर्गेनाइज। और ऐसा नहीं है भाई कि ये गांव टूरिस्टी गांव बन चुका है इसलिए इतनी फैसिलिटीज़ अच्छी कर रखी है दिखाने के लिए। भाई जितने भी हम मतलब रस्तों में छोटे छोटे जगहों पे टाउन्स में गाँव में रुके हैं ना, हर जगह भाई परफेक्शन दिखती है एकदम बढ़िया। अब जो लोग यहाँ रहते हैं वो और ज़्यादा बेटर अच्छे से बता सकते हैं कि बढ़िया है कि नहीं है, बट जो मुझे अपने आंखों से दिख रहा है उस हिसाब से तो भाई सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है न्यूजीलैंड के हर एक जगह पे। रैंडम पत्थर रखे हुए बड़े बड़े यहाँ पे वहाँ पे, सुंदरता देखो, यहाँ भी 4-5 पत्थर रख रखे हैं। सड़कें हालांकि वो मक्खन वाली स्मूथ नहीं है, बट फिर भी देखा जाए तो भाई बनी हुई है प्रॉपर गाँव में ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। ये देखो ये इंटरनल रोड है गांव की, और कितनी चौड़ी है भाई, यहाँ भी आराम से एक बार में 2 से 3 गाड़ियाँ निकल सकती है, हालांकि लेन तो 2 ही है। और इधर भी देखोगे 2 गाड़ियाँ तो बहुत आराम से निकल सकती है। ये लोगों के खेत वेत होंगे भाई, खेत या पार्क टाइप का। पेड़ वेड़ अभी सारे झड़े पड़े क्योंकि सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में ये सब एरिया हरा भरा हो जाता है भाई बिल्कुल।
और इस तरह से ये फेंसिंग हो रखी है, ये पर्सनल लैंड होगा किसी का, जैसे वो जो घर बना हुआ है उन्हीं का ये ज़मीन होगी। तो मेरे को बड़ी मतलब फैसिनेशन है ऐसी जगहों पे ना, अपना एक घर हो, ज़मीन हो बड़ा सा, उसमें बाहर मस्त लॉन में घूमो फिरो, अपना टाइम स्पेंड करो, ऐसे नज़ारे हो पीछे, बढ़िया वेदर हो, है ना। तो इस तरह से लोग जी रहे हैं। हालांकि एसी यहाँ भी लगवा रखे लोगों ने घर पे, देखो शायद ये ठंडे वाले एसी होंगे, हीटिंग वाले, सॉरी कूलिंग हीटिंग दोनों ही होगा। गर्मी तो इतनी नहीं पड़ती यहाँ पे, सर्दी ही ज़्यादा पड़ती है देखा जाए तो। बाकी कुछ घर उस तरफ है, तो इस एरिया में तो इतना ही है भाई। ये जो शेड था मैंने आपको दिखा दिया सामने वो वाला, एक वो वाटर फ्रंट था पीछे, और यहाँ पे ये गांव मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाता है इस तरफ। अब हमें जाना है भाई उस तरफ जहाँ हमारी कैरावैन पार्कड है, तो वहाँ से चलेंगे अभी मेन सिटी सेंटर में गांव के। यहाँ भाई भले ही गांव है बट टूरिस्ट ही बन चुका है, तो थोड़ी बहुत दुकानें हैं यहाँ लोकल लोगों की, आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज़ों की, तो वो एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। मतलब भाई पत्ते भी जो झड़े हैं ना वो भी लाइन से सेट कर रखे हैं ताकि रोड पे फैले हुए ना दिखे, इतना ज़्यादा भाई साफ़ सफाई का ध्यान रखा हुआ है। ये देखो प्रॉपर लाइन में पत्ते हैं। घरों के स्ट्रक्चर यहाँ पे भाई पूरे के पूरे वुडन ही है, देखो सारे लकड़ी से ही घर बने हुए हैं जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। सोचो यहाँ घर है भाई और लोगों के घर से ये नज़ारे मिलते हैं सामने, है ना। क्या मस्त है भाई ज़िंदगी यहाँ पे, शांत सुकून भरी। हालांकि भाई जिनको शहरों में रहने की आदत है वो इस तरह की जगहों पे 2-4 दिन से ज़्यादा टिकने पे थोड़ा मानसिक संतुलन खो बैठते हैं अपना। उनको जब भीड़ भाड़ नहीं दिखती, नाक में उनके पोल्यूशन नहीं घुसता, समझ रहे हो। बाकी जिनके लिए है अच्छी विलेज लाइफ वो भाई बढ़िया से जी रहे होंगे यहाँ। देखो यहाँ भी भाई टीन के भी शेड बना रखे कई लोगों ने गैराज की तरह से, और ये घर देखो भाई काफ़ी पुराना लग रहा है, इवन दीवारें जंग खा गई है भाई इसकी टीन की ना पूरी की पूरी। और कैरावैन की तरह लोगों ने ऐसे कैबिन भी बना रखे अपने घर के बाहर ही, टो करके ले जाते होंगे शायद ये। गर्मियों में जब ये पेड़ पूरे हरे भरे होते होंगे क्या नज़ारे आते होंगे भाई, है ना। सर्दियों में जब इतना सुंदर लग रहा है तो गर्मियों में तो और ज़्यादा बढ़िया। ये यहाँ का शायद से भाई टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर होगा, इस तरह का बंद ही पड़ा है अभी तो। और ये क्या भाई लाइब्रेरी, ओ भाई सब देखना कितनी सुंदर लाइब्रेरी है छोटी सी, यहाँ पे आके गांव के लोग अपना बुक्स वुक्स पढ़ सकते हैं। ये देखो भाई कोई हस्बैंड वाइफ होंगे, मिसेस ग्लेन ने कैफ़े खोल रखा है और मिस्टर ग्लेन ने टैप हाउस एंड टैपास, ये क्या होता है पता नहीं भाई मुझे, कैफ़े तो समझ आ गए यहाँ पे इस तरह से। तो अब टूरिस्ट आने लग गए ऑब्वियसली भाई, तो लोकल लोगों ने अपने कैफ़े वगैरह खोल लिए है ताकि थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी कमा सके, वो रहते रहते हैं यहाँ पे। स्कूल भी है यहाँ पे, देखो कूरा स्कूल कुछ तो है, 30 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको चलानी पड़ती है। देखो फॉलो भी कर रहे हैं लोग भाई सब, चाहे टूरिस्ट हो चाहे लोकल हो, 30 से ऊपर जा नहीं रहे बिल्कुल। ये भाई शायद से स्कूल ही है, स्कूल का प्लेग्राउंड है। ये देखो इस तरह से झूले वूले लगे हुए बच्चों के, यहाँ पे भी लगे हुए स्लाइड, ये पूरा स्कूल ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बताओ गाँव में भी गलियों के नाम है यहाँ पे, अर्गाइल स्ट्रीट करके कुछ तो है, और उधर वाली का अलग नाम है कुछ। कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब प्रॉपर रोड की मार्किंग तक भी है भाई गांव में। सोचो मैं तो सोच रहा धूल मिट्टी दिखेगी यहाँ पे, धूल मिट्टी तो है ही नहीं दूर दूर तक, ऊपर से अच्छी सड़कें और मार्किंग तक भी इंटैक्ट है भाई पूरी की पूरी हर जगह। बाकी इस गांव में भाई एयरबीएनबी एंड होटल्स के भी ऑप्शन है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर एक रात आपको बितानी है ऐसे अच्छी जगह पे तो आप वो भी बिता सकते हो, बट ऑब्वियसली महंगाई बहुत होएगी भाई यहाँ पे। मेरे ख्याल 8-10 हज़ार रुपये से कम तो पर नाइट आपको मिलेगा नहीं कुछ भी। ये भी शायद से क्या है भाई, कोई कैफ़े टाइप का ही बना होगा। इन कंट्रीज़ में क्या है ना भाई, डस्टबिन अलग अलग होते हैं हर चीज़ के लिए। जैसे अब देखोगे ये वाला डस्टबिन है भाई ग्लास रिसाइकिलिंग के लिए, मतलब जितने भी कांच का सामान है वो आपको इस डस्टबिन में डालना है नीले कलर के में। फिर लाल कलर का ऑल वेस्ट, मतलब जनरल जो भी कूड़ा कचरा है वो सब है। फिर मेडिकल वेस्ट का अलग से होता है, सिरिंजेस वगैरह ये सब। और इसके अलावा भी कई चीज़ों का डिस्पोजेबल अलग, रिसाइकल वाला अलग। तो गांव तक में भी इन्होंने ऐसे डस्टबिन रखे हुए अलग अलग चीज़ों के। ये है भाई GY बुटीक होटल, तो यहाँ पे आप रह सकते हो। सोचो इतने सुंदर घर में और ऐसे नज़ारे ले सकते हो यहाँ पे। बट वही मैंने बताया महंगा तो होगा भाई, पार्किंग वार्किंग है ही बाकी यहाँ पे होटल वालों की अपनी, तो गाड़ी से आओगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे तो नहीं लग रहा कोई मिलेगा यहाँ आपको, तो गाड़ी रेंट पे लो, यहाँ लगाओ और अपना 1-2 रात यहीं पे स्टे करो बढ़िया से। बाकी ये है भाई वो कैफ़े और टैप हाउस बार बना रखा है यहाँ पे। देखो मतलब यूरोपियंस जहाँ होंगे भाई वहाँ पीने के लिए तो बार बने ही होंगे, इनका बिना पिए तो गुजारा होता ही नहीं। गाड़ी देखना क्या मस्त है भाई, कितनी लिफ्ट करवा रखी है, और टायर देखो क्या खतरनाक वाले हैं। तो अभी भाई इस तरफ से हम आए चल के, अपनी जो मोटर होम खड़ी है वो उस तरफ खड़ी है, ए वहाँ पे सामने देखो। तो हमने क्या किया, वहाँ से गए यूँ चक्कर लगाते हुए इधर आ गए हैं। अब इस रोड से हम जाएंगे भाई इस वाली रोड पे थोड़ा सा आगे तक, ये गांव बस ख़त्म भी हो जाएगा, फिर यहाँ से वापस चलेंगे अपना मोटर होम की तरफ। तो चलो
मैंने बताया था ना 20-25 मिनट में भाई पूरा गांव आप नाप सकते हो पैदल पैदल, ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। 4 स्क्वायर किलोमीटर होता ही कितना है भाई। एक होटल ये भी बना हुआ है, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट और बार वगैरह है। और ये देखना भाई गाड़ियों की पार्किंग तो सुनी थी, ये हॉर्स पार्किंग क्या होता है, मतलब घोड़े पे आते हैं क्या लोग यहाँ पे और फिर अपना घोड़ा पार्क करते हैं, ऐसा कुछ तो भाई पहली बार देख रहा हूँ मैं। हालांकि घोड़ा खड़ा नहीं हुआ बट बनी हुई है घोड़ों के लिए प्रॉपर। बाकी ये भाई इस गांव की चीज़ की दुकान है, जैसे अपने घर के आसपास होती है ना गलियों में, तो ये वैसे ही जनरल स्टोर टाइप का है सिंस 1964। बताओ भाई कितना पुराना है। यहाँ पे सब चीज़ें आपको जो मिलनी होगी, अंकल भी बैठे हो रहे देखो यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी यहाँ भाई रिवर राफ्टिंग भी होती है, देखो डार्ट रिवर एडवेंचर्स करके कंपनी है, ये इनका ऑफिस है। यहाँ से आप टूर वगैरह बुक कर सकते हो, ये अपनी बस में आपको लेकर जाएंगे और रिवर राफ्टिंग करवाएंगे। बट इतनी ठंड में भाई पता नहीं कैसे करते हैं लोग। ये सही है भाई, जूसी वाली देखना छोटी छोटी सी, इनमें टॉयलेट नहीं बने होते, बाकी बेड किचन सब होता है। तो ये लास्ट ही बिल्डिंग दिख रही है भाई, इसके बाद तो कुछ ज़्यादा घर वर दिख नहीं रहे मुझे, गांव ख़त्म हो चुका है। हालांकि ये वाला घर देखो भाई कितना मस्त है। जापान में भी मैं एक गांव गया था, वहाँ पे भी कुछ ऐसी झाड़ फूस से छतें बना रखी थी, तो इनकी घर की भी छत देखो, पता नहीं अब ये घर है या शेड है किसी का, पर पूरा ऐसे घास सी लगा रखी है छत पे इस तरह का। तो ख़त्म ही हो गया भाई टूर। इतना सही गांव था बट बहुत सुंदर है भाई। जैसे कि मैंने बताया 400-500 की पॉपुलेशन है यहाँ पे सिर्फ, और घर भी काफ़ी कम है। 20-25 मिनट में पूरा टूर मार लिया हमने भाई। भले ही गांव है लेकिन चार्जर लगा रखा है भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, देखना पावर वाला, कमाल ही हो गया। अपने इंडिया में जैसे पहले चलते थे ना वो लकड़ी वाले चूल्हे भाई, अभी भी कई पार्ट्स में चलते हैं, मेन शहरों को छोड़ दिया जाए तो वो जो उसमें से लकड़ी जलने की खुशबू नहीं आती, पूरे गांव में भाई वैसी खुशबू आ रही है लकड़ी की। क्योंकि ये जो घर है जो पुराने बने हुए हैं, जो मॉडर्न वाले घर है उनमें तो ऑब्वियसली हीटर होंगे, एसी होंगे गर्म वाले, बट जो पुराने घर हैं उनमें चिमनी वाला हीटिंग सिस्टम लगा होता है यहाँ पर। तो बेसिकली उसमें फायर प्लेस होती है, वहाँ पे लकड़ियाँ डालो, आग जलती है, और फिर उस आग की जो पाइप होती है ना, मतलब स्टीम की पाइप होती है, वो पूरे घर में फैली होती है, और उन पाइपों से, उन स्टीम से पूरा घर गर्म रहता है। रशिया में भी अभी भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बहुत जगहों पे, जापान में भी होती है, इवन इंडिया में भी। कश्मीर साइड आप जाओगे ना तो जहाँ ठंड बहुत पड़ती है वहाँ पे अभी भी घरों में इस तरह की लगी हुई है वो हीटिंग सिस्टम, जो पाइप में स्टीम थ्रो मतलब पास करके गर्म रखती है। ये देखो छोटे छोटे कैफ़े और बार वगैरह बना रखे हैं, बियर वियर एंजॉय करनी हो आपको, पीनी हो। होटलों के बाहर क्या सिस्टम है, इन्होंने ना ऐसे नो वैकेंसी वाले बोर्ड लगा रखे हैं, तो अभी नो नहीं चल रहा, खाली वैकेंसी चल रहा है, यानी कि इस होटल में इनके पास रूम अवेलेबल है, आप रुक सकते हो। पर जब इनके होटल फुल हो जाते हैं ना तो फिर ये नो वाला भी साइन चला देते हैं और ये रेड हो जाती है पूरी, तो नो वैकेंसी। बाहर से ही बंदे को पता चल जाता है कि भैया खाली नहीं है रूम, तो अंदर जाके टाइम वेस्ट नहीं करना। मेन फ़ायदा तो यही है, चलती गाड़ी से आप पता लगा सकते हो किस होटल के अंदर रूम अवेलेबल है, किसके अंदर नहीं है। बार बार गाड़ी खड़ी करके उतर के रूम पूछ के आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहीं पे भाई ये हेलीकॉप्टर टूर भी होता है, तो उसके लिए बुकिंग सेंटर है ये ना, हेली ग्लेनोर्चे करके कुछ है, यहाँ से आप हेलीकॉप्टर टूर बुक करके ऊपर से नज़ारे ले सकते हो। एक दो वाटरफॉल वगैरह भी दिखा के लाते हैं देखो। तो साउथ आइलैंड में ना एक जगह है मिलफर्ड साउंड करके, बहुत ही फेमस है वहाँ का। ऐसे कहते हैं रोड ट्रिप अगर आप करोगे, बहुत मतलब सबसे बेस्ट सीनिक रूट पूरे न्यूजीलैंड का उसी को बोला जाता है। बट भाई हमारा प्लान तो था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे सड़कों पे हो जाती है स्नो, जिसकी वजह स्नो क्या आइस, वो ब्लैक आइस, तो जिसकी वजह से गाड़ियों में ना स्नो चेंज मैंडेटरी होती है। मैंने जो अपने कैंप ग्राउंड वाले थे उनके ओनर्स, मतलब जो रिसेप्शन पे बंदा बैठता है, उससे भी पूछा और गूगल पे भी रिसर्च करी, तो उन्होंने कहा बिना स्नो चैन के तो अलाउ ही नहीं है जाना। और हमारे पास भाई कैंपर वैन की स्नो चैन नहीं है, और होती भी तो भाई मैं शायद ना ही जाता स्नो चैन लगा के, क्योंकि थोड़ा रिस्की मामला हो जाता है। मैंने इससे पहले कभी चला ही नहीं, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी स्नो चैन लगा के टायरों पे। और दूसरा ऑप्शन होता है भाई हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हो, वो बहुत महंगा है, एक बार का मेरे ख्याल 40-50 हज़ार रुपये है पर पर्सन, तो इतना तो हमने करना नहीं था। और बाकी बस में जा सकते हो आप, सेम डे टूर होता है, सुबह ले जाते हैं शाम में आ जाते हैं। बट भाई फिर उसका फ़ायदा क्या है, जब आप रुक रुक के नज़ारे नहीं ले सकते, वीडियो नहीं बना सकते। बस वाला तो सीधा 5 घंटे की ड्राइव पे लेकर जाएंगे आपको और वहाँ पे छोड़ देंगे। फिर अपना एक क्रूज़ चलती है उधर, वो क्रूज़ में बैठो, 2 घंटे की क्रूज़ होती है, वो आपको थोड़े बहुत वाटरफॉल वगैरह दिखाते हैं सुंदर सुंदर, फिर वापस आओ बस में बैठ के क्वींसटाउन आ जाओ। तो मुझे भाई वो करना नहीं था, क्योंकि बहुत हबड़ा दबड़ी में हो जाता, वो मज़ा नहीं आता। अपनी गाड़ी से इन फ्यूचर में फिर से न्यूजीलैंड तो 100% आने वाला हूँ, लेकिन अगली बार गर्मियों के सीज़न में आऊँगा ताकि और खूबसूरती देख सकूँ। तो उस टाइम पे भाई मिलफर्ड साउंड की ट्रिप लगाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल स्किप मारना पड़ेगा मुझे। तो अभी हम देखो इस विलेज के पास है, और यहाँ से मिलफर्ड साउंड ना भाई हार्डली 30 से 40 मिनट का रास्ता होगा, बट
कोई रास्ता है ही नहीं, मतलब आप यहाँ से मिलफर्ड साउंड जा ही नहीं सकते। अगर आपको मिलफर्ड साउंड जाना है ना तो देखो मैं लोकेशन लगाता हूँ, तो ये आपको पूरा घूम के ऐसे जो लेक वाका टिप्पू है उसको पार करके फिर इस तरफ से रास्ता दिखा रहा है। अराउंड 334 किलोमीटर, 4.5-5 घंटे लग जाएंगे। जबकि आप कहोगे अनमोल भाई है तो ये बिल्कुल पास में है, तो एक्चुअल में ना यहाँ से रोड नहीं है कोई भी, और सरकार का ना रोड बनाने का प्लान भी था पूरा, लेकिन जो इस गांव के लोग हैं ना इन्होंने मना कर दिया था कि हम यहाँ से रोड बनाने नहीं देंगे, क्योंकि इन गाँव वालों के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से रोड बन जाती है तो क्वींस टाउन से मिलफर्ड साउंड का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का रह जाएगा, जो अभी 4-5 घंटे लग जाते हैं बाय रोड। और जब यहाँ से लोग जाएंगे तो भाई भीड़ भड़क्का बहुत बढ़ जाएगा, टूरिस्ट यहाँ पे रुका करेंगे ज़्यादा, जो इन गाँव वालों को नहीं चाहिए। इनको टूरिज़्म चाहिए बस बहुत लिमिटेड चाहिए। ये चाहते हैं ये अपनी सुकून की ज़िंदगी जी सके, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है ज़्यादातर लोग वही रहते होंगे जो रिटायर हो चुके हैं या जिनको शांति की लाइफ चाहिए। तो कुछ लोगों ने तो भले ही कैफ़े वगैरह खोल रखे हैं यहाँ पैसे कमाने के लिए, बट ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे उनको शांति से जीना है, बट अगर यहाँ से रोड निकल गई मिलफर्ड साउंड की तो फिर वो शांति से जी नहीं पाएंगे, भीड़ भड़क्का लगा रहेगा इस रूट पे, तो इस वजह से वो रोड का प्लान कैंसिल हो गया। बट अगर बन जाए वो रोड सोचो तो भाई क्या मज़े आए, मतलब क्वींस टाउन से मिलफर्ड साउंड 1 घंटे की ड्राइव में पहुँच जाओगे। हालांकि वो सीनिक रूट जो है वो उसी तरफ से है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 घंटे का रास्ता है। तो किसी को जाना हो तो उस रूट से चला जाया करेगा, आना होगा तो वापस इससे आ जाएगा 1 घंटे में। बट अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, आपको उसी तरफ से जाना पड़ेगा अभी। बाकी भाई न्यूजीलैंड पोस्ट है यहाँ पर, पीछे मोटर से एक मैकेनिक की दुकान टाइप समझ सकते हो आप, और इसी के बाहर है पेट्रोल पंप यहाँ का। मतलब गांव में छोटा सा पेट्रोल पंप है, ज़्यादा कोई हाईटेक मशीनरी नहीं है। 95 पेट्रोल है, 91 है, और डीजल भी है। रेट देखिए किस फ़र्क है, वहाँ तो 320 कुछ था, है सेम ही है यार, ये देखो 3200 काइंड ऑफ सेम ही रेट है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। पहुँच ही गए भाई, सामने वो रही पार्किंग। यहाँ पे एक सोविनियर शॉप या गिफ्ट शॉप है। ओ क्वीनीज़ डम्पलिंग्स मिल रहे हैं, मोमोज़ मतलब। अब ये यहाँ के मोमोज़ है तो वेज तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, बट अगर नेपाली होंगे तो पक्का वेज मिल जाएंगे। और नूडल्स, सूप और राइस वगैरह भी मिल रहे हैं। आधे ज़्यादा यहाँ पे जो दुकान है ना भाई 11 बजे से 4 बजे तक का ही टाइम लिखा हुआ है, मैक्स टू मैक्स 5, क्योंकि वैसे भी न्यूजीलैंड में सर्दियों में 5 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है, और टूरिस्ट भी जब तक निकल ही चुके होते हैं यहाँ से, तो सब दुकान वाले भी अपना 4, साढ़े 4, 5 बजे बंद करके अपने घर पर मज़े मारने जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत है भाई, वर्क लाइफ बैलेंस इन्होंने तगड़ा ही मेंटेन कर रखा है। 4 बजे बंद मतलब 3:45 बजे शटर डाउन करना शुरू कर देते हैं। भले ही कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इनका नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको भाई फिक्स्ड है कि काम इतना ही करेंगे, उसके बाद अपना घर जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे। इनको ये नहीं है कि 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक खोल के रखो, काम करते रहो, पैसा कमाते रहो। मैंने बताया ना इनके कल्चर में क्या है, पैसा जोड़ना नहीं है ना, आगे अपने बच्चों को देना है। इनको ये है कि अपने कमाओ, खुद ज़िंदगी जियो, खर्चो, अच्छे से लाइफ स्पेंड करो, और उसके बाद टपक जाओ। चलो भाई चलो निकला जाए यहाँ से। 4 बज चुके ऑलमोस्ट। यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है जो एरो टाउन है वहाँ का। पहुँचते पहुँचते 5-5:30 बज जाएंगे। तो आज रात हम वहीं पे ही कैंप ग्राउंड लेने वाले हैं, और एरो टाउन सुबह जाऊँगा घूमने। हालांकि दिखाऊँगा आपको इसी वीडियो में, बट आज एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे, सब कुछ वहाँ बंद हो चुका होगा और अंधेरा भी हो चुका होगा। बीच में एक सीनिक पॉइंट आएगा, अगर वेदर क्लियर हुआ तो वहाँ रोक के 10-15 मिनट दिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं, चला जाए भाई, अंधेरा होने से पहले वो जो लुकआउट पॉइंट है वहाँ पहुँचते हैं, ताकि दिन दिन में आपको दिखा सकूँ बढ़िया। अरे नहीं 4 भी नहीं बजे, अभी तो 3:57 हुआ है, बट लग ऐसे रहा है भाई जैसे पता नहीं रात ही होने वाली हो। ये इनकी भाई कैंपर वैन ख़राब हो गई तो रोड साइड असिस्टेंस वालों को बुलाया रेस्क्यू के लिए, ये वाली वैन है शायद से। अब थोड़ा वेदर क्लियर है, ना ही बारिश हो रही है, तो होपफुली अब जो जाते हुए रास्ता दिखेगा थोड़ा बेटर दिखेगा एज़ कम्पेयर टू जब हम आए हैं। भाई कभी भी वेदर ख़राब हो जाता है इस एरिया में, तो देखो फिर से बारिश शुरू हो गई और बादल आ गए हैं, तो नज़ारे जो मैं सोच रहा था लूँगा वो नहीं ले पाएंगे। अब सीधा उस लुकआउट पॉइंट पे ही मिलता हूँ भाई आपसे। लुकआउट पॉइंट पे भी भाई कुछ नहीं दिख रहा था, तो डायरेक्ट एरो टाउन की लोकेशन लगा लिया। बीच में पहले क्वींस टाउन आया था, क्वींस टाउन से कुछ 25 मिनट की ड्राइव है एरो टाउन की। अब तो 14-15 मिनट की ड्राइव बची हुई है, पहुँचने वाले हैं। 6 बजे एक्चुअल में रिसेप्शन बंद हो जाता है कैंप ग्राउंड का, तो फटाफट पहले कैंप ग्राउंड जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे भाई चेक इन वगैरह करके फिर थोड़ा सा शॉपिंग भी करनी है। एरो टाउन में ना अपने को पानी वानी ख़त्म पड़ा। लो भाई एरो टाउन पहुँच चुके हैं, और मेन सिटी सेंटर में ही है ये वाला भी ना, सेम मतलब जैसे क्वींस टाउन वाला कैंप ग्राउंड था वैसे ही बिल्कुल ये भी मेन सिटी सेंटर में ही है। तो रात यहाँ रुक के कल अपना सिटी सेंटर घूमने चले जाएंगे और फिर आगे निकल लेंगे। तो 600 मीटर दिखा रहा है इसी रोड पे। अभी चेक इन वगैरह कर लेते हैं। टूर तो आपको कैंप ग्राउंड का कल सुबह दूंगा अच्छे से। देखो लोगों की वैसे भी काफ़ी सारी कैरावैन्स ना घर के बाहर ही पार्क रहती है। मतलब मेरे को लग रहा है मेजॉरिटी लोगों ने, मतलब जो थोड़े पैसे वाले हैं
यहाँ पे बोट भी ले रखी है और साथ में ट्रेलर या मोटर होम भी ले रखा है। उसी में अपना घूमते फिरते रहते हैं न्यूजीलैंड में, कभी साउथ आइलैंड कभी नॉर्थ आइलैंड। बढ़िया ज़िंदगी जी रही है आराम से। और टूरिस्ट तो लेते ही है रेंटल, हम जैसे हमने ले रखी है। बारिश भाई मतलब काम ख़राब कर रही है। बारिश ना आए ना तो बहुत ही मज़ा आए भाई क्वींसटाउन वाले इस एरिया में। पूरे आसपास इतनी सुंदरता है क्या बताऊँ आपको। और ये एरो टाउन भी बहुत सुंदर है भाई, कल आपको दिखाऊंगा ना जब देखना, मज़ा आ जाएगा देख के। ये रहा भाई, ये लिखा हुआ ना हॉलीडे पार्क, नाम पढ़ लो अब इस तरह से। तो यहाँ से एंट्री है इसकी। और पेड है भाई, ये भी फ्री वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे भाई फ्री के ऑप्शन है तो बहुत कम है और वो इतनी जल्दी भर जाते हैं, और पेड वाले महंगे बहुत है। अब यही वाला जो है ऑनलाइन दिखा रहा था 74 न्यूजीलैंड डॉलर का, बट मैंने इनसे कॉल करके बात करी तो ये कह रहे हैं 60 पता नहीं 62 में दे देंगे। तो 8-10 डॉलर का फ़र्क आ रहा था, तो मैंने कहा यहीं जाके करेंगे। ओपन है भाई, ये लड़की बैठी हुई है, चलो बढ़िया। लग तो मुझे खाली सही रहा है भाई, ज़्यादा लोग हैं नहीं शायद से, तो मिल ही जाएगी अवेलेबिलिटी। ओ यहाँ से आप गैस के ये भी LPG वाले सिलेंडर भी स्वैप कर सकते हो। ये देखो चेक इन के लिए रिसेप्शन एरिया में चला जाए ज़रा। देखना कितना सुंदर सा एरिया है भाई, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। ये खड़ी अपनी मोटर होम, मज़ेदार ज़िंदगी है। ज़रूर करो भाई ये रोड ट्रिप, जैसे मैंने कहा आपको। ले भाई फिर बारिश आ गई। चलो चेक इन हो गया। ये इन्होंने मैप वैप दे दिया, वॉशरूम के पास ही दिया है, पास मतलब 121 साइट नंबर है। लेट्स गो भाई, चलते हैं ज़रा। यहाँ से एंट्री है, पर एंट्री करने के लिए ना कोड डालना पड़ेगा, इन्होंने दिया है। तो वहाँ गाड़ी ले जाके मुझे उतरना पड़ेगा एक बार फिर से, तब खुलेगा गेट। अपनी कैंप साइट पे जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ भाई एक बार ना सुपर मार्केट हो जाते, पानी वानी सब कुछ ख़त्म पड़ा है, फिर एक ही बार में आके गाड़ी लगाऊंगा। और यहाँ भाई लॉन्ड्री भी यूज़ करनी है, हालांकि है बहुत महंगी $6 की, बट कपड़े अब है नहीं हमारे पास, तो धोने ही पड़ेंगे आज किसी भी तरह। ये है भाई सामने योर लोकल फ्रेश ग्रोसरी, यहाँ पे पार्किंग है। हाँ इसको भी निकलने नहीं देते। लो भाई लो, बढ़िया पार्किंग मिल गई अंदर, लेट्स गो। अच्छी खासी मार्केट है भाई, सब्जियाँ सब मिल रही है। इससे तो मुझे दूर ही रहना पड़ेगा क्योंकि पहली गला खराब। और डेयरी मिल्क की चॉकलेट वो भी आती है, आइसक्रीम। ये तो भाई पहली बार देखिए कैडबरी की आइसक्रीम। बाकी यहाँ ड्रिंक्स वगैरह है। पानी की तो पेटी लेनी है, बड़ी भी है वैसे तो, ये देखो 6 वाली, पर छोटी छोटी ज़्यादा सही रहती है $12-13 में ना। केले ले लेते हैं यहाँ से। और क्या है, ये तो सब मीट प्रोडक्ट्स है शायद। दही लेनी है सच, हाँ ये रही वो पेटी भाई। इसमें क्या 24 बोतलें होती है छोटी, और शायद से अब ये वाली पेटी अपनी ट्रिप पे चल जाएगी पूरी, उसके बाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो भाई ग्रोसरी शॉपिंग डन, अब चलते हैं अपनी कैंप साइट पे। बारिश तेज़ हो गई है, लेट्स गो। देखो भाई छोटी गाड़ी वालों के लिए नीचे मशीन है टाइप की, और मोटरोम वालों के लिए ऊपर है। तो इसमें कोड डालना है तब जाके ये गेट खुलेगा। देखना भाई ठूसम ठूस भरा पड़ा है, हर जगह मोटरोम ही मोटरोम है। बताओ, क्वींसटाउन का तो चलो समझ आता है कि मेन सिटी है इसलिए भरा है, यहाँ भी आके लोग रुके हुए हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा कैंपर वैन हो गई है। ये भाई लॉन्ड्री है यहाँ की, वॉशिंग मशीन और इधर ड्रायर। $6 लगेंगे, 300 रुपये एक चक्कर के। तो वो कह रहे थे कार्ड से भी पेमेंट हो जाती है शायद, क्योंकि हमारे पास भाई सिक्के तो बचे नहीं। कहाँ डले लगेगा कार्ड यार, दिख तो नहीं रहा मुझे। नहीं भाई कार्ड वार्ड नहीं चलता शायद। इधर देखो, अगर आपके पास डिटर्जेंट नहीं है तो लॉन्ड्री पाउडर यहाँ से खरीद सकते हो अलग से, बट हमारे पास है भाई ये रहा। तो ये तो हमारा काम हो गया, और पे करना है यहाँ से। देखो तो वॉशर सेलेक्ट कर लेते हैं पहले भाई ऐसे, फिर ये कह रहा है लोड करो अपने कपड़े, चलो कर लेते हैं भाई। प्रेस भी दे रखी है देखो, प्रेस करने में बढ़िया। बट $6 भाई बहुत महंगे है, क्योंकि कई कैंप ग्राउंड में हमने देखे थे $2 थे, कहीं जगह 3 थे, कहीं 4। अब ये क्वींसटाउन के आसपास वाला एरिया सारा महंगा है, इसलिए $6 भाई। $6 में 38 मिनट्स के लिए अभी वॉशिंग होएगी, फिर इनको ड्राई करने के लिए $6 और पे करने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट $12 लग गए, विच इज़ इक्वल्स टू अराउंड 600 रुपये कपड़े धोने में। चलो ठीक है, एक ही बार धुलवाने, हमें कौन सा बार बार चाहिए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, वेदर तो वही थोड़ा बहुत क्लियर लग रहा है, लेकिन क्वींसटाउन से तो कम ही बादल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो फटाफट से आपको ज़रा कैंप ग्राउंड का टूर दे देता हूँ, उसके बाद चेकआउट करना है भाई। जी हाँ, कैंप ग्राउंड में भी चेकआउट टाइम होता है, और वो भी सुबह 10 बजे का। हालांकि रहे हम अपनी इस मोटर होम में रहे हैं, बट स्टिल उनकी जगह यूज़ हो रही है, उनकी बिजली यूज़ हो रही है। फिर कोई रुकेगा तो वॉशरूम भी यूज़ करेगा, किचन भी यूज़ करेगा। तो इस वजह से इन्होंने भी चेक इन चेकआउट टाइम डाल रखा है। चेक इन जनरली 2 बजे 3 बजे होता है दोपहर को, और चेकआउट सुबह 10 बजे। हालांकि हमने आज रिक्वेस्ट करके 11 बजे करवा लिया, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी ढंग से रात को। तो अभी 10:30 हो रहे हैं, रेडी है निकलने के लिए। मैंने कहा फटाफट से आपको टूर दे दूँ एक बार। इस तरह का कैंप ग्राउंड है, देखो काफ़ी भरा पड़ा है। यहाँ पे अपनी मोटर होम है, ये है। और मैंने बिजली वाली साइड ली थी जैसे कि आपको बताया, तो वो खंबा लगा हुआ है जिससे बिजली का कनेक्शन ले लिया था मैंने। और सामने माउंटेन व्यू है पूरा,
फिर इधर देखोगे ये वॉशरूम है भाई, आदमियों के अलग औरतों के अलग, और ये कुछ और है। ये किचन एरिया भाई, किचन एरिया ये देखो ना बिल्कुल सामने है यहाँ मोटर होम, ये दी किचन। अपना हमने तो बर्तन वर्तन यहीं पे ही धो लिए ताकि अपना खुद का पानी वेस्ट ना हो। तो आप कुकिंग भी कर सकते हो यहाँ पे और धो भी सकते हो, बढ़िया हो जाता है जुगाड़। बाहर भी देखो बैठने बैठने का, ये शायद बारबेक्यू का होगा। वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, शावर गर्म पानी आता है मस्त। लॉन्ड्री मैंने आपको दिखाई दी एरी वॉशरूम के जस्ट सामने, ये पेड थी। बाकी किचन वॉशरूम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसके अलावा डंपिंग स्टेशन होते हैं, फ्रेश वाटर के पाइप लगे होते हैं। तो अभी डंपिंग स्टेशन में पानी डंप कर देते हैं किचन वाला, और फ्रेश वाटर भी भर लेते हैं। क्योंकि आज शायद जहाँ पे हम रुकने वाले हैं ना, मतलब आप अगले व्लॉग में देखोगे, हमें वहाँ पे पेड कैंप ग्राउंड ना मिले क्योंकि फुल चल रही है सब कुछ। तो हमें फ्री वाले में रुकना पड़ेगा, और वहाँ पे डंपिंग स्टेशन होते नहीं है ज़्यादातर में, और पानी का भी जुगाड़ नहीं होता ज़्यादातर में। तो इस रीज़न की वजह से फ्री में रुकने पे हमें आज का रात का काम हो जाए। कल तो हम वैसे भी भाई पहुँच ही जाएंगे क्राइस्ट चर्च, जो बड़ी सिटी है, वहाँ पे सब कुछ मिल ही जाना है अपने को। तो ये निकालने के लिए भाई नॉर्मली इसको इधर से खींचना है, और ऐसे ही ये बटन दिख रहा है आपको, ये नीला सा, इसको नीचे प्रेस करके इस तार को भी खींच लेना है। इसके अलावा भाई सिलेंडर बंद कर लेते हैं। 2-3 ही काम होते हैं भाई, अच्छे से रट चुके हैं वो। शुरू में हमें लगता था कि कुछ भूल ना जाए करना, बट अब याद रहता है। फिर ये फुट स्टेप ऊपर करना है, क्योंकि ये चलती गाड़ी में वैसे भी सेफ़ नहीं है, और टू बजती है अंदर अगर ये खुला हुआ है तो। बस जी, ऑल सेट टू लीव। यहाँ से 700 मीटर दूर एरो टाउन है, मेन सिटी सेंटर, जो कल मैं आपको बता रहा था घुमाऊँगा। एक तरह का विलेज ही है छोटा सा, तो वहीं पे ही फ्री पार्किंग भी है। होपफुली मिल जाए अपने को बस स्लॉट, वहीं पे अपनी ये मोटर होम लगा के थोड़ा आधे पौने घंटे में टाउन घूम लेंगे, फिर इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे। बाकी भाई रात भर में पूरे शीशों पे ओस जम जाती है, तो एक बार ज़रा गाड़ी स्टार्ट करके डीफोगर ऑन किया जाए ताकि अच्छे से ये सब हटे, तभी मैं चला पाऊँगा आगे, वरना तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। तो देखो इस तरह का भाई डंप स्टेशन बना होता है। ये नीला सा ढक्कन उठा के यहाँ पे एक पाइप लगा होगा, सीवर जैसा गड्ढा सा हो रखा होगा, अपना इसमें कनेक्ट करना है। ये ग्रे वाटर टैंक का वो है, कनेक्ट करके भाई इसका नीचे से वाल्व खोल देना है और सारा गंदा पानी डंप हो जाएगा। फिर फ्रेश वाटर के लिए मेरे ख्याल यहीं कहीं पे लगी होगी टूटी, हाँ ये टूटी लगी हुई है फ्रेश वाटर के लिए। इसमें अपना फ्रेश वाटर का पानी का पाइप कनेक्ट करके फ्रेश वाटर भी फिल कर लेंगे। पर फ्रेश वाटर के लिए मेरे को लग रहा है घुमानी पड़ेगी यार, भी डंप के लिए तो हो जाएगा यहाँ से काम। एक ही तरफ करना चाहिए था इनको तीनों चीज़ें ना, डंप का भी, फ्रेश वाटर भी, ब्लैक वाटर भी। तो अब फ्रेश वाटर उधर है, तो जस्ट एक चीज़ के लिए घुमानी पड़ती है पूरी गाड़ी। कोई नहीं भाई, करते हैं ये तो काम। भाई यहाँ से शुरू हो गया ये टाउन, और बस पहला राइट मुड़ते ही बड़ी सी कार पार्किंग है। बट यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ देख के मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ पार्किंग मिलेगी। लेट्स सी। बाकी भाई फुल ही पड़ी है ये तो, और ऊपर से यहाँ कैरावैन तो दिख भी नहीं रही मुझे। हालांकि गूगल पे लिखा है कि अलाउ है, रात में नहीं कर सकते, दिन में कर सकते हो। इस गाड़ी के साइड में लगा देते हैं। अच्छा यहाँ भी गाड़ी है भाई। हो भाई ये दूसरी पार्किंग में आया भाई, है तो बहुत बड़ी, बट ये सारी ना गाड़ियों की पार्किंग है। कैंपर वैन की सिर्फ इधर है जहाँ ये ब्लू बोर्ड लगा हुआ है, और ये मुझे लग रहा है सारे ही फुल पड़े हैं। है तो फ्री, बट जगह होनी भी तो चाहिए। हाँ है जगह है। यहाँ भी है एक पीछे भी था स्लॉट। चलो लगा ही लेते, बढ़िया। चलो भाई फाइनली जगह मिली गई थी और गाड़ी भी लगा दी। यहाँ फ्री कैंप साइट है ये, सिर्फ दिन के लिए, रात को अलाउड नहीं है यहाँ पे लगाना ना, कैंपिंग करना। तो चलो हमें तो आधे घंटे के लिए लगानी है। पीछे ही टाउन है, घूमने चलते हैं। तो ये है भाई टाउन, देखो छोटा सा टाउन है, वही विलेज मैंने जैसे कि बताया था। और देख रहे हो भाई गाँव में भी यहाँ पर इस तरह के साइकिल स्टैंड लगा रखे हैं ताकि आप अपनी साइकिल लॉक वॉक करके चले जाओ। हालांकि लोगों ने लॉक कर नहीं रखी, ऐसे ही छोड़ गए हैं। और इधर एक थाई फूड का रेस्टोरेंट है, होटल है इधर, यहाँ भी आप रुकना चाहो रात को रुक सकते हो। पार्किंग स्पेस मेरे हिसाब से भाई बहुत है, 3-4 यहाँ पे फ्री पार्किंग है, बड़ी बड़ी पार्किंग लॉट्स। और ऐसे स्ट्रीट पे भी है पार्किंग, देखो ये गाड़ियाँ लगी हुई, और सारी फ्री है। ये भी मेरे ख्याल फ्री होगी। कि इस तरह के रंग बिरंगे से भाई एक वो बने हुए हैं घर, कैफ़े, रेस्टोरेंट। बाकी वॉशरूम भी है देखो यहीं पे एंट्री पे, और साफ़ सुथरा ही होता है जनरली ना यहाँ के पब्लिक वॉशरूम। ये देख रहे हो भाई, सरकार ने स्केट बोर्ड वालों के लिए, साइकिलिंग वालों के लिए पूरा ट्रैक बना रखा है कि यहाँ आके स्टंट वंट मारो। इसलिए भाई इतना टैक्स है इन देशों में। भले ही टैक्स है, बट फैसिलिटीज़ मिल रही है मेरे हिसाब से, जो कि ठीक है। अगर आपको जगह जगह पे पब्लिक वॉशरूम मिल रहे हैं इतने साफ़ सुथरे, इस तरह के स्टंट मारने के लिए ट्रैक मिल रहे हैं, और भी बहुत चीज़ें, साइकिल स्टैंड वो मैंने आपको दिखाया, तो फिर तो 30% 35% टैक्स भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। इधर भाई ये लेक डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम है, और एक भाई वॉशरूम ये था, और एक देखना भाई लिटरली थोड़े ही कदम चल के वहाँ पे भी है।
मतलब भाई वॉशरूम ही वॉशरूम बना रखे, और यहाँ भी देखो कितनी सारी पार्किंग स्पेस है। हालांकि ये जो येलो वाले निशान है ना, इसका मतलब होता है ये बस की पार्किंग है, यहाँ पे मोटर होम अलाउड नहीं है, देखो लिखा हुआ है। ये वही पार्किंग है भाई जहाँ पे हम आए थे अभी और फुल पड़ी थी, और उसी के ये वॉशरूम है पार्किंग के बाहर। एक ये भाई देखो यहाँ पे कुछ शॉपिंग वाला वो है, वो लिखा है ना, आप देख रहे हो गोल्ड पैनिंग फॉर सेल लिखा हुआ है। तो गोल्ड पैनिंग क्या होती है बेसिकली, ऐसे रिवर में से ना मिट्टी निकाल के लाते हैं, और मिट्टी को एक तरह से फिल्टर करके ना उसमें छोटे छोटे गोल्ड के पीसीज निकल जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं भाई गोल्ड पैनिंग। अब इसके पीछे एक रीज़न है, एक्चुअल में ये जो एरो टाउन है ना, ये बसा हुआ है एरो रिवर के पास में। तो यहीं पे एक रिवर बहती है, उसका नाम है एरो रिवर, अगर दिखेगी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 1862 में आई गेस वहाँ पे भाई रिवर में से गोल्ड निकला था, काफ़ी गोल्ड। तो उसकी वजह से ये टाउन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया गोल्ड के लिए। और यहाँ लिटरली भाई गोल्ड पैनिंग की मशीन तक आपको मिल रही है खरीदने के लिए, कि रिवर से जाओ मिट्टी निकालो और सोना निकालो। अब पता नहीं निकालना अब अलाउड होगा या नहीं होगा, बट होता है इस तरह। इवन अलास्का में भी काफ़ी ज़्यादा पानी में गोल्ड निकलता है वहाँ की मिट्टी में, तो वहाँ तो प्रॉपर एक्टिविटी होती है, आप पैसे दे के निकाल सकते हो गोल्ड। तो अभी हम पार्किंग वाले एरिया में थे, अब ये बस क्रॉस करके उस तरफ जाके मेन टाउन का सिटी सेंटर आ जाएगा। बहुत ही छोटा टाउन है भाई, मतलब कल वाला जो मैंने आपको विलेज दिखाया उससे तो थोड़ा बड़ा है, बट वैसे देखा जाए तो भाई बहुत छोटा है। ये देखो यहाँ नक्शा वक्शा भी लगा हुआ है कितनी है तो भाई 16 चीज़ें यहाँ पे करने की, बट कुछ खास है नहीं, बस इतने इतने एरिया में ही आप घूम सकते हो। और क्या ही है, यहाँ ऑफिशियल गाइड भी मिल रही है फ्री में, ये भी ले सकते हो। देखो यहाँ भी लिटरली साइकिल के लिए बना रखे है भाई स्टैंड, बैठने की जगह देखो कितनी मस्त कर रखी है पत्थरों में। तो भाई ये रोड है पूरी, तो उस तरफ चलते हैं, वहाँ से शुरू करेंगे और घूमते घूमते इस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इस तरफ ही अपनी मोटर होम भी खड़ी हुई है। तो चलो जी यहाँ से शुरू करते हैं एंड में जाके। तो देखो ये इस टाउन का ना भाई मेन चौराहा है, हम इधर कहीं से आए थे अपने कैंप ग्राउंड, हमें जाना है इस तरफ वनाका ट्री की तरफ, अगले व्लॉग में आप देखोगे। और यहाँ से शुरू होता है ये पूरा का पूरा टाउन। तो वॉक करते हैं भाई, हार्डली 10 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल वॉक करने में। यहाँ पे देखो छोटे छोटे ना ऐसे कैफ़े बने हुए हैं, और आपको ना भाई चाइनीज़ बहुत दिखेंगे यहाँ पर। क्यों दिखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न, बट बहुत ही चाइनीज़ लोग हैं भाई, ग्रुप आए हुए हैं बड़े बड़े। इधर देखोगे पोस्ट एंड टेलीग्राफ, अच्छा ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है भाई। इस तरह से देखो कितने क्यूट क्यूट से बना रखे भाई, स्ट्रक्चर पूरे है ना इन्होंने मज़ेदार से। बाकी भाई एरिया की बात करें तो ये पूरा टाउन 6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कल जो हम गए थे जिस टाउन में, वो फैला हुआ था 4 स्क्वायर किलोमीटर में, तो उससे 2 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है ये। बट पॉपुलेशन की बात करें तो भाई यहाँ पे 4000 लोग रहते हैं गूगल के अकॉर्डिंग, जबकि उस गाँव में सिर्फ 500 लोग रहते थे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज देखा जाए तो ये ज़्यादा गाँव एक तरह से लोगों से भरा हुआ है। बाकी भाई टूरिस्ट वगैरह तो बहुत आते ही, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भाई गाड़ियाँ लगी पड़ी है पूरे स्ट्रीट पे। ये देखो इस तरह से ना गिफ्ट्स एंड सोवेनियर शॉप से आप गोल्ड नगेट भी खरीद सकते हो, मतलब छोटे छोटे गोल्ड की ज्वेलरी बना रखी है, पीसीस बना रखे हैं जो बेसिकली यहीं से ही निकले हुए हैं गोल्ड, तो वो भी आप ले सकते हो। ऑब्वियसली महंगा ही होगा, खैर हम तो नहीं ले रहे हैं। और इधर भी देखोगे भाई ATM है एक, और दारू की दुकान है, मतलब ठेका है, और एक स्पोर्ट्स की दुकान है। तो है काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो आप यहाँ जाके अपना मुंह इसमें से निकाल लो, फिर आपका एक वांटेड पोस्टर बन जाएगा कि $500 रिवॉर्ड है अगर आपको जिंदा या मुर्दा पकड़ते हैं तो ये भी भाई ऐसी कपड़ों की दुकान है जो बहुत महंगे होंगे मेरे हिसाब से। इधर भी कुछ दुकानें वगैरह हैं। ओ भाई इंडियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ, देखो मंत्रा रेस्टोरेंट, फाइन इंडियन डाइनिंग। मतलब भाई इंडियन खाना तो देश दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। बताओ यहाँ पे भी है इतने छोटे से 6 स्क्वायर किलोमीटर के टाउन में इंडियन रेस्टोरेंट, गजब ही हो गया भाई। एक ये M स्टूडियो करके यहाँ पे भी 4-5 दुकानें अंदर देखोगे ना, तो ये ओपन मॉल टाइप का बना हुआ है एक तरह से, मल्टीपल शॉप्स है, वही टोपी मैग्नेट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें मिल रही है। तो जब यहाँ पे भाई सोना निकला गया ना, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई थी। तो यहाँ आप घर भी देखोगे ना या बिल्डिंग्स देखोगे, कई भाई 1860 के टाइम से बनी है, जैसे ये तो चलो 1932 की है, बट पुरानी बिल्डिंगें भी प्रिजर्व कर रखी है। और यहाँ पे गोल्ड माइनिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसी रीज़न की वजह से पॉपुलेशन बहुत है भाई छोटे से भी विलेज की। और प्लस यहाँ पे उस टाइम पे ना जब गोल्ड रश चल रहा था, तो चाइनीज़ लोगों को भी बुलाया गया था गोल्ड माइनिंग के लिए। तो इसी रीज़न की वजह से ना यहाँ पर एक चाइनीज़ सेटलमेंट भी है, अभी आगे चल के दिखाऊंगा। और यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ बहुत सारे चाइनीज़ लोग भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब ट्रेस बैक होते हैं 1860 से। और यहाँ की बिल्डिंग और ये स्ट्रीट देख के ना आपको थोड़ा थोड़ा यूरोपियन वाइब आएगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे मिनी यूरोपियन विलेज में आ गए हो आप, लोग भी से यही बोलते हैं। पूरा जो आर्किटेक्चर वगैरह है वो उसी तरह का है। देखो सारी बिल्डिंग यहाँ से देखोगे भाई, ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं। है तो सुंदर, बिल्कुल छोटा सा टाउन है, बट मज़ेदार है। आप एक रात तो बिता सकते हो यहाँ पे, और शाम के टाइम पे तो शायद और मज़ा आएगा, यहाँ लाइटें लूटें जल जाएगी ना तब,
इस तरह से भाई ख़त्म भी होने वाला है भाई। वो देखो 1-2 बिल्डिंगें ही रहेगी इस लाइन में आगे। आइसक्रीम की दुकान तो भाई ज़रूर मिलती है हर जगह है ना। $4 $7, बट ठंड इतनी है खाई जाएगी नहीं, ऊपर से टॉन्सिल्स हो रखे हैं ना भाई। 2-3 प्रॉपर्टी डीलर की भी दुकान है, अगर आपको यहाँ पे कोई घर या प्लॉट व्लॉट खरीदना हो तो आप आ सकते हो इनके पास। और ये भाई फार्मेसी हो देखना भाई, मेडिकल शॉप भी कितनी मस्त सी है, पत्ते पत्ते लगे पड़े हैं, पूरा आर्किटेक्चर यूरोपियन वाइब दे रहा है। ऊपर थोड़े से कुछ कैफ़े रेस्टोरेंट्स टाइप है यहाँ पे, और बहुत महंगा है भाई बहुत चीज़ें। लिटरली फ्रेंच फ्राइज़ ही है भाई $12 की, 600-700 रुपये की, सोचो तो है महंगा। बाकी टेलीफोन बूथ भी लगा हुआ है, वो लंदन वाले स्टाइल का नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, बट मेरे को लग रहा है चालू होगा ये फ़ोन अभी। बंद पड़ा है ना, नहीं है, नॉट इन सर्विस लिखा है ना, वो देखो सामने ये लिखा। यहाँ देखो भाई खिलौने विलौने मिल रहे हैं, छोटे छोटे एक्शन फिगर्स गाड़ियों के। अंदर ये फार्मेसी, और ये सामने बर्किंगम्स, मतलब ये बर्किंगम स्ट्रीट है इसका नाम शायद से। तो भाई टाउन तो ख़त्म हो गया है यहाँ पे, इसके आगे बस ये पार्किंग है, बट थोड़ा और आगे जाके 200-250 मीटर की वॉक पे चाइनीज़ सेटलमेंट आ जाएगी जहाँ वो रहते थे लोग। तो ये देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है बर्किंगम स्ट्रीट राइट में, जहाँ से हम आए हैं बर्किंगम, और लेफ़्ट में है चाइनीज़ विलेज। तो यहाँ पे है भाई जहाँ चाइनीज़ लोग रहा करते थे। वो पीछे एरिया तो पूरा कमर्शियल था, मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़े और सोवेनियर शॉप। यहाँ पे घर में लोग रहते हैं। ये देखो इनकी गाड़ियाँ पार्क होती है इस तरह से, कितना मतलब प्रॉपरली मेंटेन्ड है। घर के बाहर बेंच वेंच लगा रखे बढ़िया से। यहाँ पे एक ही गाड़ी खड़ी कर रखी है, मेरे ख्याल से यही है चाइनीज़ सेटलमेंट। ये देख रहे हो ना आप सामने, तो ये थे चाइनीज़ लोगों के घर जो गोल्ड माइनिंग के दौरान आए थे। भाई ऊपर का तो रास्ता बंद है, ये पर गाड़ी निकलने देते थे ना, तो नीचे की तरफ चलते हैं। लिखा तो है चाइनीज़ विलेज यहीं पे ही, लेट्स सी। ये देखो ना कितना बड़ा पार्क बना हुआ है भाई, मतलब छोटे से 6 किलोमीटर के गांव के लिए इतना बड़ा पार्क बना रखा है प्रॉपर, उसमें बेंच वेंच लगे हुए हैं। ये खाली भाई टूरिज़्म की वजह से नहीं है, यहाँ वैसे भी हर जगह पे आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल ही जाती है देखने को। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बादल के पीछे है सूरज, थोड़ा निकलेगा तो धूप आएगी और बढ़िया लगेगा। अभी 8 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, मेरे ख्याल से हमारी पूरी न्यूजीलैंड ट्रिप का दिन के टाइम पे सबसे ठंडा टेम्परेचर है। हालांकि हवा नहीं चल रही, इस वजह से हालत ख़राब नहीं हो रही। अगर हवा चल पड़े ना तो फील्स लाइक 1-2 डिग्री हो जाएगा। भाई फ्री जिन टेस्टिंग भी हो रही है, अगर आप पीते हो तो यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। गाड़ी देखना कितनी सुंदर सी है, पुराने ज़माने की, डबल डोर, और पीछे मतलब पिकअप ट्रक टाइप का है। पता नहीं अब ये रियल में चलती थी या खाली एम ही बना रखी है, पर यहाँ पर आप आके इस तरह से, वो तो साइकिल का है रेंट पे लेने का, और ये है भाई जिन टेस्टिंग का। बाकी नीचे आ गए, यहाँ भी पार्किंग है, लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है भाई साहब, और विलेज उस तरफ है आगे शायद से कहीं पे। तो भाई ये देखो यहाँ आ गया है एरो टाउन चाइनीज़ सेटलमेंट, और ये पूरे जो आप पीछे घर वर देख रहे हो ये चाइनीज़ सेटलमेंट हुआ करती थी उस टाइम की, जो मतलब बेसिकली चाइनीज़ लोग आए थे माइनिंग के लिए गोल्ड की। और यहाँ लिखा भी हुआ है कैंपिंग स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, और अल्कोहल फ्री एरिया है, शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक। अच्छा, मतलब दिन में पी सकते हो, शाम को 6 से सुबह 6 नहीं पी सकते, ये क्या सीन है। इंडिया में तो लोग पीते ही रात को है दिन में कौन पीता है, यहाँ उल्टा चलता है भाई। बाकी ये कुछ ट्रेल्स वगैरह बनी हुई है भाई अंदर ही अंदर, आप पैदल चलने के शौकीन हो तो चल सकते हो। कई फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं दुनिया के हर देश में जाके ट्रेल्स मतलब वॉकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ न्यूजीलैंड में बतेरे ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। हमारी भाई जिस हिसाब से वेट है उस हिसाब से हम ट्रैकिंग व्रैकिंग में बिलीव रखते नहीं। और यहीं चाइनीज़ सेटलमेंट के पास ही अपनी पार्किंग है भाई, मतलब नीचे उतर के थी ना तो डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस है, वो सामने खड़ी है देखो मोटर होम, जहाँ पे वहीं अपनी भी खड़ी है। बाकी ये थे जी न्यूजीलैंड के 2 सुंदर छोटे छोटे टाउन या विलेजेस, जो आप इन्हें बोलना चाहो वो बोल सकते हो। कैसे लगे, मुझे क्या क्या सीखने को मिला यहाँ के विलेजेस से, कमेंट्स में बताना। बाकी पसंद आई है वीडियो तो भैया लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दिया करो, और नए हो चैनल पे, न्यूजीलैंड रोड ट्रिप देखनी है मेरी ये मोटर होम में, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बाकी मिलता हूँ जी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।